Yes, sir. वो सर why do we need constitution सर भी एक क्वेश्चन करा दोगे सर मैं आज क्वेश्चन लाया हाँ दे दो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेक्युलरिज्म यही वाला है ना पहला चैप्टर। पार्लियामेंट ऑफ लॉज फर्स्ट चैप्टर नहीं आपके कोर्स फर्स्ट सर ये सर चैप्टर आपको करवाए नहीं सर ये सब करा दिया। Yes, sir. Now ये दो इसके पास नहीं है देखिए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्या व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? जो चीज कॉन्स्टिट्यूट की जाए उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। व्हाट इज द एटिमोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यानी इसका लिटरल मीनिंग क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? एटिमोलॉजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज इस्टेब्लिश। तो इस्टेब्लिश का मतलब है अगर आपके पास कोई इस्टेब्लिशमेंट है, आपके पास 20 लोगों का ग्रुप है तो आपका कहा जाएगा कि इस्टेब्लिश किया है। आपने एक बिल्डिंग बनाई, 20 लोगों को रोजगार पर रखा, तो आपके पास एक इस्टेब्लिशमेंट है कि नहीं? फर्म हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, तो एक इस्टेब्लिशमेंट है। तो क्या वो ऐसे ही चलेगा कि सेट ऑफ रूल्स पे चलेगा? Set of rules. कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। और इतना बड़ा अगर कंट्री हो या प्रोविंस हो या रेजिडेंसी हो तो क्या वो बिना रूल के चल सकता है? कहीं कहीं पर वर्बल रूल्स भी होते हैं, ऐसे कुछ कंट्रीज हैं, और कहीं कहीं पर रिटन सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सकता है? आइदर वर्बल और रिटन सेट्स ऑफ रूल्स बाय विच एवरी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री इज अबाइडेड, जिसके द्वारा हर उस देश का नागरिक बंधा हुआ होता है। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? यानी सबसे पहले तो आप ये देख लो विधि का क्या मतलब होता है। विधि का मतलब लॉ, कानून, ठीक है। और विधान का भी ये मतलब है। विधान का मतलब कौन होता है? कि कानून ही होता है, सेट ऑफ लॉज। और विधाता किसको कहते हैं? लॉ मेकर, लॉ मेकर। और अगर सारे सेट को एक जगह सेट कर दिया जाए, जैसे हम लोगों ने पढ़ा भी है, विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबो, तेरा दर्द न जाने को। विधि ने तेरी कथा लिखी है। विधाता आप जानते हो किसको कहते हैं? भगवान को। तो भगवान ने ही क्या यहीं का कानून बनाया है? तो इस तरीके से विधाता हम भगवान को कहते हैं, लेकिन फिर भी जो लॉ मेकर्स हैं उन्हें भी विधाता कहेंगे, क्योंकि वो कानून बनाते हैं। और उनको अगर कंपाइलेशन कर दिया जाए तो क्या उसी को संविधान कहेंगे? कंपाइल कर तो एक जगह संग्रहित करके, दैट इज एक जगह रख दिया जाए सारे को, तो उसे क्या कहेंगे? संविधान। उसे क्या कह देंगे? संविधान। तो संविधान का क्या मतलब हो गया? विधान यानी कानूनों का संग्रह, विधि का संग्रह। विधि का संग्रह तो जानते हो, कंपाइलेशन ऑफ लॉ, कंपाइलेशन ऑफ लॉ। अच्छा इसी बात पर बताओ एमएलए को क्या कहते हैं? क्या उसे विधायक कहते हैं? Yes, जो विधि को बनाए उसे क्या कहेंगे? विधायक। तो विधायक क्या हो गया बताइए? कि जो कानून बना दे, दैट इज एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और हमारा जो गवर्नमेंट है
तो वो जो गवर्नमेंट है उसके 3 कौन कौन से पार्ट हैं? गवर्नमेंट, एक तो लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर, और दूसरा क्या? एग्जीक्यूटिव, और तीसरा क्या है? जुडिशियरी। तो जो इसको कहते हैं विधायिका। व्हाट डज इट मीन बाय विधायिका? जहां कानून बनाया जाए उस बिल्डिंग का नाम है, और उस ग्रुप का नाम है, उस बॉडी का नाम है। तो यहीं पे कौन बैठता है बोलो? स्टेट में। स्टेट में ये जो बैठते हैं, आप देख रहे हैं अशोक गहलोत, ये सब सीएम और उनके और लोग भी बैठते हैं, वो सब विधायक ही तो हैं। स्टेट में जिनको आप लोग चुन के भेजते हो वो सब कौन होते हैं? एमएलए। और जो बोलो दिल्ली में संसद में चुन के भेजते हो तो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो एक है विधायिका, ये कानून बनाती है, और दूसरा पिलर कौन है गवर्नेंस का? दैट इज कार्यपालिका। जो कानून बनेगा उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? क्या? पुलिस। तो कार्यपालिका। और अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करेगा तो उसको न्याय कौन दिलाएगा? दैट इज न्यायपालिका। अच्छा, ऑल द राइट्स और पावर्स गिवन टू लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हैज बीन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन। नो वन पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कैन ब्रीच द लॉज ऑफ अदर्स। इसमें से ये कोई नहीं हो सकता कि ज्यादा पावर ले ले, इसके ऊपर ज्यादा पावर। सबके लॉज लिखें कि तुम ये कर सकते हो, तो वो उसके लिए उस बुक को लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि किसकी कितनी पावर। समझ में आ गई? और तो कोई एक जो बॉडी है गवर्नमेंट की, वो दूसरे का उल्लंघन नहीं कर सकती, अधिकार नहीं ले सकती। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि गवर्नमेंट के 3 पिलर्स कौन कौन से? सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज सेट ऑफ रूल्स। इट इज set of rules and regulation, okay, which contains, जिसमें क्या क्या दी गई है? क्या इसमें सिर्फ पावर्स ही दी गई हैं कि ड्यूटीज भी दी गई होंगी? पावर्स, दैट इज ड्यूटीज, किसके क्या कर्तव्य हैं। सिर्फ पावर का इंजॉयमेंट नहीं करना है, और किसी किसी के राइट्स भी होते हैं। जो सिटीजन से क्या उनके राइट हैं? ऐसा ना हो कि जिसके पास पावर हो वो तुम्हारे राइट ले ले, कहेगा कि ना भाई मैं एमएलए दो, अपना जमीन मेरे अंडर हो, तो वो तुम्हारे राइट है। आप कहोगे नो, इट इज़ माई फंडामेंटल राइट, आप मेरी चीज़ नहीं ले सकते। राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो हमारे पास प्रॉपर्टी का राइट हम रख रहे हैं, तो आप कोई ले सकता है किसी का। तो इसलिए फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट सबके अपने अपने मौलिक अधिकार है। सो उनको कोई ले सकता है। जैसे हमें सूचना का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू, दैट इज हम अपना क्या कर सकते हैं कि अपना रिलीजन है, राइट टू रिलीजन, कि हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन है। तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट है। चौथा क्या है? दैट इज रूल्स। सो वी ऑल, ये तो पावर्स होगी किसकी? पावर्स किसके किसकी होंगी? गवर्नमेंट बॉडी की। और रूल किसके लिए? हमारे लिए, सिटीजन के लिए, कि तुम्हें ये करना है तो फिर तुम्हारे ऊपर कोई लॉ नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, जुडिशरी से एक्शन नहीं। तो हम सबके लिए रूल्स बने हैं, सबके लिए होंगे। रूल्स सबके लिए हैं, राइट सब कुछ सबके लिए। सो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? सो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई कंट्री से लिया गया है, और 2 साल 11 महीने 23 दिन में बनकर तैयार हुआ है। लिखा हुआ है ना बुक में आपके? How much time is taken for our constitution? 18 days, ठीक है। तो 18 डेज लिखा है। तो इट इज द वास्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और इसमें हमने यूएसए से भी कुछ चीज़ें ली हैं। कुछ चीज़ें क्या ली हैं? हमने ब्रिटेन से ली है, मोस्टली तो ब्रिटेन से ली, कुछ ऑस्ट्रेलिया से ली हैं। तो उस समय जो बॉडी बैठी थी उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसने इसे बनाया। तो उसने सब जगह से ले लेकर के अच्छी अच्छी बातें हमारे संविधान में डाल दी है, जिससे कि डाइवर्सिटी को भी सम्मान मिल सके। अलग अलग स्टेट में आप देख रहे हो कि आज डाइवर्सिटी है। दूसरी जगहों पे जानते हो क्या हुआ है?
जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है तो उन्होंने कहा नहीं, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सब लोग चाइनीज बोलोगे और सब लोग यही कपड़े पहनोगे। उन्होंने यूनिफॉर्मिटी पे जोर दिया और हमने किस पे जोर दिया? उल्टी बात, डाइवर्सिटी। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो। ये सही है, ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हमारा जो कंट्री है उनके ऊपर कोई इम्पोज नहीं हुआ कुछ। वो जैसे थे, उन्हें कल्चरल राइट रहे, अपनी फ्रीडम रही, वो अपना कल्चर, अपनी भाषा, चाहे 10 ही लोग बोलते हैं लेकिन वो 10 लोग अपनी भाषा बोलते रहे। उनको ये नहीं रहा कि इस देश में जुड़ने पे हमें मजबूरन ये छोड़ना पड़ेगा, किसी ने कुछ छोड़ा ही नहीं। तो इसने क्या बना दिया? ऐसा कहीं का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। यूएसए है तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज इंग्लिश कर दी, सबको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। चाइनीज़ ने बोला चाइनीज़ सीखो, ये छोड़ो वो छोड़ो। हर कंट्री में, पूरी दुनिया में बात आ ही नहीं पाई। हाँ, लेकिन ये जो चीज़ थी कि कई जगह पर कुछ गलत भी हो रहा था तो महात्मा गांधी 17 बार अनशन पर बैठे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये करो। तब फिर अम्बेडकर को अमेंड करना पड़ा। आप समझो, कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक उन्होंने 17 बार भूख हड़ताल की। बोले ये आगे चलकर ऐसा हो जाएगा। तो ये जो विज़न होता है ना किसी चीज़ को करने का, अगर ये सही नहीं बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम देखेंगे कि आगे चल करके श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में बुद्धिस्ट थे, कितने % बुद्धिस्ट थे? ये देखो, श्रीलंका में 78% बुद्ध थे और बाकी 21% कौन थे? तमिल और बुद्ध थे, बुद्धिस्ट। तो उन्होंने क्या किया, बोला सब लोग जो भी हैं, बुद्धिस्ट को सिंघली कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंघली। तो उन्होंने कहा कि सारी नौकरी सिंघली को दी जाएगी, तमिल को कुछ नहीं दिया जाए, हम ज़्यादा हैं, हम ही सब कुछ लेंगे। और फिर धीरे धीरे ये जो थे, ये तमिल क्या हो गया, लिबरेशन ऑफ टाइगर्स तमिलीलम। इन्होंने उग्रवादी संगठन बना लिया, बोले हमें कुछ नहीं दोगे, हम 20। सबने गोली लेके ऐसा मारा कि 60 साल तक गृह युद्ध से ये झेलता, 60 ईयर्स तक सिर्फ लड़ाई चलती रही। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ तुमने गलत लिखी, और हम लोग बहुत बड़े बड़े संकटों से संविधान निकल आया है। बाबरी मस्जिद गिर गई, वहाँ पे मंदिर बन गया, संविधान हम सबको बाहर निकाल रहा है वहाँ से। अगर संविधान अच्छा होगा ना तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। तो लोगों ने भरोसा किया कि हमें न्याय सरकार दिलाएगी, या कुछ भी होता है। हमारे यहाँ सिखों पे गोलीबारी चली, लेकिन लोगों को भरोसा था, सरदारों को, कि संविधान हमें सही दिशा दिलाएगा। हमारा संविधान सही, गवर्नमेंट गलत हो सकती है लेकिन सही क्या है? संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर ठीक है तो वो हमारे देश में जितनी भी एडवर्सिटी है उससे हमको निकाल ले जाता है, और नहीं तो दूसरे देश टूट जाए। तो इसलिए वी आर हैविंग वेरी गुड कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आई बात की नहीं? और सभी लोग उस पर भरोसा करते हैं। आप देखो, चाहे किसी रिलीजन का कुछ भी हो, वो क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन मानो, और कुछ बोलता है कोई? तो इसलिए तो वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? ये ऐसा देश नहीं होना चाहिए नॉर्थ कोरिया की तरह कि वहाँ उन्होंने सुबह रेडियो में कहा कि जो लाल कपड़े पहन के निकलेगा उसका सर काट दिया जाएगा। वहाँ ऐसा है, वहाँ संविधान नहीं है। वो किम जोन कहता है आज मुझे लाल कपड़ा पसंद नहीं है, देखो कौन लाल कपड़ा पहन के निकल, उसका सर काटा जाएगा, और रेडियो पे अभी अनाउंस कर दो। तब तक जो निकल गया उसका सर कट गया। तो वो अच्छा लगेगा कि संविधान है, वहाँ ऐसा चलता है। और उन्होंने 5 सेट ऑफ हेयर कट्स बना रखे हैं, बोले इनके अलावा किसी ने लिया मारा गया। बहुत ही स्कूल में भी सर किम जोंग उनके बारे में पढ़ा जाता है, उनके बारे में पढ़ा जाएगा, खूब महिमा मंडन किया जाता है, उनका परिवार, यही सब पढ़ा जाता है। रशिया में भी कोई किसी का रूल नहीं है, सबको उतना ही खाना मिलेगा, तुम इंजीनियर हो या भिखारी हो। तो वहाँ ऐसा समाजवाद है, तो कोई पढ़ता ही नहीं, कहता पढ़ना क्यों, हमें भिखारी बने रहना। तो ऐसे में प्रोग्रेस भी नहीं हो पाएगी। तो सोशलिज्म इन रशिया, तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, सोशलिज्म इन रशिया इस तरीके से हुआ है कि सबको इक्वल करने के चक्कर में उन्होंने फिर लोगों की जो इंस्पिरेशंस हैं, भाई आपके कुछ मोटिव कुछ तो होगा, क्यों ज़्यादा पढ़ रहे हो दूसरे से, अध्यक्ष से क्यों ज़्यादा पढ़ रही, हम खुद बन जाएं, हमारे पास पैसे की बारिश हो, ऐसा लगता होगा कि इसलिए तो कोई नहीं पढ़ता कि भिखारी बनना है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है? सबको राइट टू प्रॉपर्टी देता है, हर चीज़ है। हमने एक चाइना का व्यक्ति आया तो वो हमसे, उसने बोला, मैं उस समय हजरत निजामुद्दीन के स्टेशन पे खड़ा था, तो बोला आप कितनी देर से खड़े हो? तो मैंने कहा मुझे मेरी 1 घंटे बाद ट्रेन आने वाली। बोला हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ अगर तुम वहाँ पर 5 मिनट पहले पहुँच गए तो 4 पुलिस वाले कॉप्स आके पूछेंगे why you came 5 minutes earlier when since 80 years train was never late by 2 seconds। तुम अपने गाड़ी से 1 मिनट पहले क्यों नहीं आए? अगर
आज तो इंडिया में सर 7 तो- घंटे लेट हो जो कौन सी जगह पे? चाइना में आप पहले नहीं पहुंच सकते प्लेटफॉर्म में बहुत जल्दी। और ये भी वहाँ पर है कि अगर 2 लोग 3 लोग बैठ कर के बात कर रहे हैं, वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड दीज पर्सन्स, म्यूटिनी मानी जाती है। ग्रुप में बैठ के आप वहाँ पर भजन नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते। ऐसा करने पर वहाँ पर आप समझिए कि कुछ लोग गए थे 200 लोग एक साथ कि भाई हमारे यहाँ बिजली नहीं आ रही है, पानी भी नहीं आ रहा है, इसे ठीक कराओ। अरे ऐसे ग्रुप में नहीं आना, ये गलत है, तुम लोग ऐसे कैसे आ गए, जाओ। तो अगले दिन फिर कुछ लोग आ गए। फिर तीसरे दिन उन्होंने रात को 800 लोगों के गांव में औरतों बच्चों बूढ़ों सबको मरवा दिया। तो ये चाइना है। तो आप समझ सकते हो, उसने मुझसे बोला कि तुम लोग तो कितना अच्छे हो, तुम्हें ये जो फ्रीडम मिला है ना, तुम चौराहे पे प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम जरा सी चीज़ अगर करें तो हमारा सर कट जाए। हम तो रेड आर्मी के खिलाफ भी नहीं जा सकते। वहाँ पर 1.5 लाख की जब आर्मी निकलती तो उनके कॉलर में ऐसे सुई लगी रहती Yes, कि जरा sir. सा किया तो दब जाए, तो बिल्कुल सीधा उठ के जाना पड़ता। तो ऐसे उतना उनकी जो 85% आर्मी है वही अनसेटिस्फाइड। तो आप समझ लो फ्रीडम कितनी बड़ी चीज़ है। हम भीख मांग लेंगे लेकिन आज़ादी तो है, यहाँ तो भिखारी भी गाली दे सकता है किसी। तो आप समझ लो आज फ्रीडम बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये बात आप समझ रहे हो। जिसके पास नहीं है उसे इसकी कीमत पता। तो वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, उसी के लिए लोग मर गए। पीछे क्यों हम लोग फ्रीडम के लिए मरे, तो फॉर दिस रीजन ओनली। सो वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन फॉर several purposes. We need constitution for several purposes. What are these purposes? So a constitution held to serve, it is a set of rules and principles that all person in a country can agree upon. तो पहली बात क्या है, constitution क्या है, it is set of rules, और कैसे रूल्स हैं, and principles भी हैं, on which all citizen agree. Citizen agree. अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते या ओपनली आपने बोल दिया जज के सामने हम तो संविधान को नहीं मानते, तुरंत इसी बात पे जेल में डाल देगा। तुम इस देश में रहते हो, इस देश के सिटीजन हो, तो यहाँ के संविधान को तुमको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो देश छोड़ के चले जाओ। क्या तो हम तो अपनी छड़ी घुमाएंगे चाहे 4 लोगों को चोट लगे, मेरी तो आज़ादी है, मुझे छड़ी घुमानी की आज़ादी। सर राइट टू फ्रीडम, समझ आए कि नहीं, हम तो हमारा राइट टू फ्रीडम है, लेकिन तुम्हारा फ्रीडम वहीं तक है जब तक दूसरे का फ्रीडम वो जो है कमजोर ना पड़ता हो। सो इट इज नॉट यू कैन टेक फ्रीडम ऑफ अदर्स, है बात की नहीं। वो इस तरीके से व्हाई डू वी नीड, हम सब इस बात पर एग्री करते हों, तो इसलिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। ओके, नाउ so and on which all citizens agree, it is the basic way, it is the way in which all citizens, in which they want that country should run. ये वो तरीका है कि जिसमें वो चाहते हैं, वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रिंसिपल है जिसको लोग मान लिए हैं, बोलते हैं हमारा देश अब इसी के हिसाब से चलना चाहिए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब सिंगापुर भी आज़ाद हुआ। अच्छा, हम लोगों से पूछा गया तुमको राइट्स चाहिए कि पैसा, हम लोगों ने कहा हमें तो भाई राइट्स चाहिए। और सिंगापुर वालों से पूछा गया तुमको क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा हमको पैसा ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें राइट्स मिल गए और उनसे कहा गया अच्छा ऐसा करो, 12 घंटे काम करोगे, 14 घंटे काम करोगे, ये करोगे वो करोगे। हम अभी 17,000 रुपये महीने कमाते हैं एवरेज, और वो 1,70,000, वो हमसे 10 गुना आगे बढ़े। तो 2 चीज़ें हैं, आज़ादी भी मिल सकती है और गुड इकोनॉमिक्स भी मिल सकती है। तो कौन किस पे ऑप्ट करता है? सर आपके पास आज़ादी नहीं है। आज़ादी है, सब कुछ है, तो रूल्स थोड़े ज़्यादा हैं। तो उस ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी है,
एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ मॉब निकल जाता है तो 10 बसें रोज जलाया जाता है। उनके यहाँ इस चीज़ की आज़ादी नहीं है। अगर तुमने वहाँ पर कोई संपत्ति को नुकसान पहुँचाया तो तुमको तुरंत उठा के 20 साल 26 साल जेल में डाल दें। बात समझ में आई कि नहीं? तो एक छोटी से छोटी संपत्ति का भी आप नुकसान नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी हो गई, उनके यहाँ वो चीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि रूल्स कड़े होने चाहिए, तो एक तरीके से वो थोड़ा उनको राइट कम मिले हैं बट पैसा ज़्यादा। बात समझ में आ गई कि नहीं? सर तो दोनों में से ज़्यादा क्या अच्छा है? दोनों में से ज़्यादा क्या अच्छा है? जो जहाँ रहेगा तो उसको पता चलेगा कि हम किस कंफर्ट में रहना चाहते हैं। अच्छा क्या है? इकोनॉमिक्स। अब आप देख लो, चाइना में बोला गया ये 4 गली वाले लोग घड़ी का ये पुर्जा बनाएंगे और कोई दूसरा काम नहीं करेगा, सब यही बनाएंगे। अच्छा तुम गली वाले जो है ना, घड़ी के पट्टा बनाना, तुम ये बनाना। तो ऐसे केस में तुम किसी गली में रह रही हो और तुम चाहती हो कि हम घड़ी ना बनाए, टॉय बनाए, तो तुम अपनी इच्छा का पालन नहीं कर सकती हो। तो अब तुम्हें वही काम करना पड़ेगा जो चाइना की गवर्नमेंट ने बोल दिया। इससे वहाँ पर मास प्रोडक्शन हो रहा है। लेकिन जो तुम्हारे इंस्पिरेशन है, जो तुम्हारी हॉबी है, तुमसे कोई पूछने भी नहीं आएगा तुम्हारी हॉबी क्या है। ऐसे केस में समझ में आई बात कि नहीं? तो आप देख लो यूट्यूब में ऐसा दिखाया गया कि मैकेनिकल हैंड है उनका, जैसे मशीन की तरह काटते हैं, खट 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 खट। वो दिमाग भी नहीं लगाते और वो सबसे सस्ता लेबर है, मशीन से तेज काम करते हैं। उनको जो कहा जाता है बस वो उन्हें करना है, बस उनको उसके बदले में खाना मिल जाएगा। चीपेस्ट लेबर हो गया। समझ में आ गई? उनके घर वालों ने, पिता ने भी वही किया, वो भी वही करेंगे, आगे भी वही करेंगे। इसके अलावा उन्हें कुछ सोचना ही नहीं है। उसके लिए उनको कुछ पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि घर में हो रहा है तो वही करना है। उनको चीन के लिए करना है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इन विच द कंट्री शुड रन, और उनके अधिकार भी नहीं है। जब आपने देखा कि वुहान सिटी में कोरोना वायरस फैला तो उन्होंने कहा सब लोग घर में बंद हो जाओ। घर में बंद हो गए। खाना 10-10 दिन नहीं मिला, 15-15 दिन नहीं मिला है। कोई कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वहाँ रेड आर्मी है। और जो कोरोना वायरस से पीड़ित है उसको बोरे में बंद करके जिंदा हो या मुर्दा सबको जला दिया गया। सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड एयर में पाई गई और उसमें पाया गया कि वहाँ 20 लाख लोगों को जलाया गया, जबकि उसने अभी तक बोला कि 60,000 से ऊपर उनका मौत। तो आप समझ लो कि वहाँ किसी के कोई अधिकार नहीं है कि कोई कुछ बोल सके। किसको पकड़ रहे हो, किसको मार रहे हो। गवर्नमेंट भी एक ही है। तुमको अगर तुमको चुनना है तो शी जिनपिंग कहेंगे मैं खड़ा हूँ और ये मेरी पार्टी का ये खड़ा है, बोलो हमें चुनते हो किसको? वो जो दूसरा खड़ा है वो भी उनका पपेट है। पार्टी भी दो नहीं है वहाँ। यहाँ तो बीजेपी और कांग्रेस है, वहाँ पर रिपब्लिक पार्टी ऑफ चाइना ही है। तो तुम्हारे पास कहने के लिए एक सिर्फ डेमोक्रेसी है, क्योंकि वो जो चाहेगा उस, अभी पिछली बार बोल दिया कि जिसके पास बैंक में 2 लाख से कम रुपए हैं उन सबके पैसे जब्त होगा, किसी को नहीं। क्यों? क्योंकि चाइना गरीब है। अब कोई रेस्टोरेंट गया है, उसने चावल या कुछ छोड़ दिया है प्लेट में, तो उसको डंडों से मारा जाएगा क्योंकि खाने की कमी है। भाई वहाँ मछली छिपकली क्यों खाते हैं लोग? खाने की कमी है। और अभी और 2 साल से फसल खराब हो रही है क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में था, फसलें हो नहीं पाई। तो हमने कहा खाने का कुछ भी नहीं छोड़ना। तो आप समझ लीजिए आपके राइट्स नहीं है। जैसे जी रहे हो ना किसी के अनुशासन में, तो वो भी एक तरीके का रूल है। सर नॉर्थ कोरिया ज़्यादा एवल है या फिर चाइना? देखो नॉर्थ कोरिया से लिबरल है चाइना। चाइना में गूगल और नहीं है, यूट्यूब नहीं है। वहाँ से वो न्यूज़ आप पा ही नहीं सकते। चाइना की कोई न्यूज़ किसी को नहीं मिलती, सबको बैन कर रहा है। आप कोई बात मालूम है? चाइना की कोई न्यूज़ कहीं नहीं है। और चाइना के लोग वर्ल्ड की न्यूज़ नहीं जान सकते। और सर नॉर्थ कोरिया में से सर मोबाइल। हाँ तो ऐसा सब जगह है। तो उन लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए कभी लड़ा नहीं है। अगर उनको कोई कह दे कि तुम्हें हम डेमोक्रेसी दे रहे हैं तो वो उसकी इज्जत भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए गोली खानी चाहिए। जो यहाँ पर लोग क्या किए हैं, अंग्रेजों के सामने खड़े हो गए हैं 33 करोड़ लोग बिना हथियार के, जो गोली खा ले उसकी हिम्मत कितनी बड़ी है। और हम उनकी संतानें हैं जिन्होंने गोली खाई है। तो अगर अब डेमोक्रेसी में कुछ होता है तो हम सड़क पे निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है? हम निडर हो गए क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, फोर फादर्स ने ऐसा किया है। हम जानते हैं कि इसे खोना नहीं है, लेकिन अगर जिसने कभी किया ही नहीं है वो सहता चला आया है, उसको तुम डेमोक्रेसी दे भी दोगे। इराक वालों को दे दिया था अमेरिका ने कि ठीक है तुम डेमोक्रेटिक हो गए हो, सद्दाम हुसैन को हमने हटा दिया और फिर उनको किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया। बोला अरे लोगों कब्जा कर लिया। तो उनके अंदर वो भावना ही नहीं जग पाई शेर वाली कि हमें अपनी डेमोक्रेसी बचानी है। तुमको कोई डेमोक्रेसी दे नहीं सकता, तुमको छीननी पड़ेगी। बात समझ में आ गई कि नहीं? जो छीन लेता है तो तब वो डेमोक्रेसी है। सर हम लोगों के पास मतलब
पार्लियामेंट जैसे ये मोदी चाहते हैं कि मुस्लिम विमेंस को राइट्स दिए जाएं, वो मुस्लिम विमेंस को राइट नहीं दे सकते जब तक वो निकलेंगे नहीं सड़कों पर कि हमको हमारे राइट्स चाहिए। दूसरा दे देगा तो भी वो हो सकता है उन अधिकारों को यूज ही न कर पाए। उनके अंदर जीने मरने का वो होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो कभी भी ऊंचे पोस्ट पे मुस्लिम वुमेन कितनी दिखती हैं, आपको कभी दिख रही बहुत ज़्यादा, इतना परसेंटेज है लेकिन 2% ही है। वो चीज़ उनमें आनी चाहिए कि हमारे राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। इसी तरीके से फ्रेंच वुमेन ने क्या किया, सड़कों पर उतरी हैं, लाठियाँ खाई हैं, उनको सबसे ज़्यादा राइट्स मिले। तो जो राइट के लिए लड़ेगा उसी को राइट मिलेगा, ऐसे दूसरा नहीं दे सकता। समझ में आ गई ना बात? तो इंडिया में भी तो औरतों ने किया था ना, औरतों ने किया था, तो जो उसमें पार्टिसिपेट किए, जैसे आप देखोगे इंडियन में मोस्टली जो मुस्लिम लेडीज़ हैं उन्होंने उतना पार्टिसिपेशन नहीं किया, क्योंकि हो सकता है उनको रिलीजियस वजह से अंदर रखा गया। लेकिन जिन्होंने किया उनके अंदर ये तो आ गया कि लोकतंत्र को बचाना है या कुछ करना है, साहस आ जाता है ना किसी चीज़ में कि ठीक है तुम हमें गोली मारो और फिर निकल जाओ। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं हमको जाने दो, नहीं तो गोली मार देंगे, बोले हम झुकेंगे नहीं, गोली मार के निकल जाओ। तो ऐसे में दूसरा जीत नहीं सकता, वो तुमको मार तो सकता है, गांधी जी ने यही बताया कि कोई तुम्हें मार सकता है लेकिन तुमको जीत नहीं पाएगा। और मारने पर अंग्रेजों की इतनी डिफेम हुई कि उनको भारत ही छोड़ना पड़ गया। मारना कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं कि आप इस तरीके से एक निहत्थे को मार रहे हैं। जलियांवाला बाग से पूरी दुनिया में उनकी इतनी कंडेम हुई, तो ये सारा समझ में आई बात की नहीं। तो हमें अगर अधिकार चाहिए तो खुद लड़ना पड़ेगा, दूसरा नहीं दे सकता तुमको। तो पहली चीज क्या है, इट इज ए सेट ऑफ रूल्स ऑन विच द सिटीजन ऑफ ए कंट्री वांट दैट देयर कंट्री शुड बी रन, देयर कंट्री शुड रन। उनका देश कैसे चलना चाहिए, उन्होंने कह दिया डेमोक्रेटिक मैनर में चलना चाहिए। रशिया वालों ने क्या कह दिया, हमको सबको बराबर बराबर पैसा बांट दो, हम उसी में संतुष्ट हैं। बराबर बराबर में तो कुछ नहीं मिलेगा, सबको एक एक कमरा मिलेगा। वहाँ रेडियो में अनाउंस हो रहा है कि आज खुशी की बात है, आज से सबको 2 रोटी बटेगी। लेनिन वहाँ रेडियो में बोल रहे हैं, ये बहुत बड़ी खबर है कि पहले 1-1 रोटी मिलती थी रोज खाने को, उन्होंने कहा हमारा देश पर्याप्त तरक्की कर गया है, आज से 2-2 रोटी। जी हाँ, एक जैसी सैलरी, काम तुम करोगे अलग, बैठने के लिए एसी मिलेगा लेकिन सैलरी वही, घर भी उतना ही। तो काम नहीं करेंगे तब भी, हाँ करो या ना करो। तो सर ऐसे ही तो रशिया ऐसे और कैसे हुआ है, वहाँ की फौज क्या है, फौज पर भरोसा ही नहीं है। रशियन पुतिन आर्मी को उन्होंने वेगनर ग्रुप रखा है, प्राइवेट आर्मी 30,000। उनको मालूम है जब जापान ने रशिया पर आक्रमण किया था तो उस समय जार वहाँ का बहुत क्रूर राजा था, वो लोगों को इतना मारता था, सब पैसा ले लेता था। तो रशियन आर्मी ने कहा आइए आइए हमारे जार को पकड़िए। तो उन्होंने उनके राजा जो जार होता है ना, जार निकोलस, उसको भी पकड़ा और इन सब जो इनकी आर्मी थी जो कह रहा था आइए आइए, उनको जैसे गन्ना पीसा जाता है ना वैसे पीस पीस के मारा। और उनकी जितनी लेडीज थी सबको ब्रॉथल वेश्यालय में डाल दिया। तो जापानी आर्मी इतनी खराब है दुनिया की, फिर अमेरिका ने उस पर बम गिराया और बोला तुम लोग सबसे क्रूर हो, आज से तुम आर्मी नहीं रखोगे। आज तक वो आर्मी नहीं रखा जापान में, आज तक भी आर्मी नहीं। एक समय ऐसा था वो क्रूअल आर्मी थी। अब अगला पॉइंट क्या हो गया कि इट इज ए प्रीसेट रूल इन विच ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री वांट्स दैट देयर कंट्री शुड बी गवर्न्ड। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट it lays the certain ideals on the basis of country citizens expire, so it सबसे पहले क्या करता है, lays certain ideals। ऐसे संविधान नहीं बनता है। संविधान के पहले पेज में लिखा है, वहाँ राम लक्ष्मण सीता का चित्र बना है, उन्होंने राम राज्य की संकल्पना की है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक राजा अपनी पत्नी को छोड़ दे रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि एक धोबी के घर में कल है। कोई राजा करता है ऐसा? तो राम राज्य एक ऐसा राज्य था कि किसी धोबी ने अपनी पत्नी को निकाल दिया और बोला कि तुम तो दूसरे के घर से रह के आई हो, अब हम तुमको नहीं रखेंगे। तो राजा ने ये देखा कि राम ने देखा कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमने रखा है, ये लोगों के गलत सेट कर रहा है, भले ही चाहे जो भी हो। उन्होंने राजधर्म का पालन किया है, नैतिकता के हिसाब से किसी को नहीं निकालना चाहिए, लेकिन एज ए किंग तो उन्होंने वो आइडियल एक प्रस्तुत किया लोगों को, उस समय का जो भी परिवेश रहा। तो राम राज्य की संकल्पना क्या है
इसमें ये चीज देखी जाती है कि प्रजा का हित सबसे ऊपर है। कॉन्स्टिट्यूशन में इससे क्या बात निकल के आई? वरना क्या ये वो निकालना चाहते थे, फिर सोने की सीता बना करके हमेशा रखी, उन्हीं की पूजा करते रहे, लेकिन निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एक किसी को एक उनके प्रजाजन को आपत्ति थी। तो हमारा संविधान के पहले पेज में क्या बना है कि प्रजा प्रमुख है, और जो गवर्नर्स हैं, जो गवर्नेंस है, वे उसके क्या हैं? सेवक। इस चीज को दिखा। तो इट लेज सर्टेन आइडियाज। संविधान क्या कहता है कि ये हमारी संस्कृति है, इसी पर संविधान बना। दोनों चीजें रख के देखी जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, ऐसा नहीं है। संविधान बताता है कि प्रजा का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। अभी $10 बिलियन मिले हैं पाकिस्तान को, सब जगह पैसा मांग रहा था, तो अमेरिका ने कहा सब लोग दान दे दो, बेचारे भूखे मर रहे हैं इनके यहाँ। तो किसी ने 500 दिए, किसी ने कुछ दिए, और 10 बिलियन मिलने के बाद 4 बिलियन उनके सैनिक सेना के प्रमुख ने रखे, और 4 बिलियन शहबाज शरीफ ने कहा 2 बिलियन लोगों को बांट। 8 बिलियन खा गए। अब रशिया ने कितना दिया था इनको? 10 मिलियन क्विंटल गेहूं, उसमें से 7 मिलियन क्विंटल गेहूं सैनिकों के और साहबजादों के घर पहुंच गया। 3 मिलियन क्विंटल ही लोगों तक पहुंचा। भ्रष्टाचार होगा तो क्या होगा बोलो? कोई देश तुम कितना भी दे दो, कुछ होगा? वो हेलीकॉप्टर में पैसा लेके भाग जाएगा। हाँ, डिवेल्युएट हो गई है। ये कौन सा स्टाइल है? मांग मांग के भ्रष्टाचार हो रहा है। वो वैसे ही है वहाँ पर, उसी से वो लोग बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं कि जब हम भागेंगे तो वहाँ अमीरी में रहेंगे। सर ठीक है, सर मांग मांग के It lays certain ideals. ये क्या करता है? Certain ideal that form the basis of country, और on basis of that, ठीक है, which decides, जिससे क्या डिसाइड होता है? The fundamental nature of our society. Fundamental nature of our society. तो राम राज्य की संकल्पना यही है कि किसी को कोई दुख ना हो। राम राज्य को व्याधि न व्यापार, तुलसीदास ने भी लिखा है कि कोई रोगी नहीं था, किसी को कोई दुख नहीं था, कोई गरीब नहीं था। तो ऐसा राम राज्य लोग लाना चाहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कुछ आइडियाज रखे जाते हैं, और जो हमारे ये बताते हैं कि हमारा आगे का सोसाइटी कैसा होगा। नाउ आल्सो ये क्या करता है? तीसरी चीज देखो, तो इसी को आप लिखना, ज्यादा अलग से नहीं लिखना। तीसरी चीज, इट आल्सो लेस का मतलब उसमें लिखी रहती है, ठीक है, पावर्स गिवन टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ सोसाइटी, गिवन टू वेरियस ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? अंग हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से ऑर्गन्स? तो उनकी जो पावर है उनको इसमें लिखा रहता है। एनी ऑर्गन कैन नॉट ब्रीच द पावर ऑफ अदर, ठीक है। सो कोई भी ऑर्गन दूसरे की पावर ले सकता है। एनी ऑर्गन कैन नॉट, ब्रीच का मतलब आप लोग समझते हो क्या? उल्लंघन करना या क्रॉस करना, तब लिमिट, अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता है। और चौथी चीज क्या है कि दैट इज ऑल मैटर्स शुड बी रिजॉल्व थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। लड़ाई झगड़े सड़क पे नहीं रिजॉल्व होंगे। बोले कि हम मंदिर बनाएंगे, बोले हम मस्जिद हैं, चलो अच्छा चलो अदालत, देखें कौन क्या बनाता है, आओ अदालत चलो। वो यहाँ नहीं लड़ रहे हैं, वो कहाँ कह रहे हैं तुम भी चलो। और ऐसे बात होती है, तुमने हमारी जमीन ले ली, अब तुमको हम अदालत तक खींच के ले जाएंगे, चलेंगे सुप्रीम कोर्ट, तुमको 20 साल खींचेंगे, देखना तुम कैसे। कहते हो कि नहीं आपस में? कोई ये तो नहीं कहता कि यही डंडा मारेंगे, कहेंगे अदालत न खींच के ले गए। तो लोगों को भरोसा तो है ना, तो हर चीज पे लोग क्या बोलते हैं? चलो अदालत। तो इसलिए क्या होता है? ऑल डिस्प्यूट्स शुड बी रिजॉल्व थ्रू, किसके द्वारा? जुडिशरी। तो वहाँ पर ये नहीं है। सर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और जो चर्च है वो एक साथ बने। ऐसी जगह चेक, वहाँ कोई, वहाँ सब लोग जो है ऐसे हैं, नास्तिक हैं, एस्थेटिक, वहाँ पर उनको कुछ कोई धर्म नहीं है और कोई किसी से शादी भी नहीं करता है। औरतें ज़िंदगी में 6 बार पति बदलती हैं और आदमी 6 बार पत्नियाँ, और कोई उनको बच्चे भी नहीं पैदा करने हैं क्योंकि उन बच्चों को पालेगा कौन। चेक एंड स्लोवाकिया पहले साथ थे, तो अब चेकोस्लोवाकिया का आधा आधा हो गया। चेक गणराज्य का व्यक्ति मुझको मिला था श्रीनगर, चेक रिपब्लिक, वो रशिया से टूट के बना है। उन्होंने कहा वी डू नॉट फॉलो रिलीजन, इवन वी डू नॉट नो इवन बेसिक्स ऑफ द रिलीजन। उनका कोई रिलीजियस, हाँ, ब्रीच का मतलब है क्रॉस, कोई क्रॉस नहीं कर सकता। ऑल डिस्प्यूट्स आर टू बी रिजॉल्व बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, सी पॉइंट में है इट आल्सो लेज या राइट्स, देख लो, बात नहीं करो। ये भी लिखता है कि पावर गिवन टू वेरियस ऑर्गन्स। कौन कौन से ऑर्गन होते हैं गवर्नेंस के? लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तो उनकी क्या पावर है। तो अब यहाँ पर मान लो हमने कानून बना दिया कि ये कानून बना है कि आज से ऐसा ऐसा होगा, जैसे केजरीवाल ने बना दिया। अब वो गया, बोला पुलिस वालों के पास, उनका जो होता नहीं है IPS अफसर, तो इसको आप कानून का पालन कराइए, आप एग्जीक्यूटिव हैं, आप पर बोले हाँ हाँ हो जाएगा, हमारा एक प्रोसीजर है, हम 1.5 महीना लेते हैं, ऐसा नहीं होगा चाहिए। हाँ, आपने कानून बना दिया ना, अब हम तो इससे क्या होगा। मान लीजिए कोई कानून बनाया, कृषि कानून ही बना दिया मोदी ने, अब बोला लागू करो, तो वहाँ जो IAS और दूसरे बैठे थे, अब मोदी साहब हो जाएगा, अब 1.5-2 महीना रुके, हमारा अपना सिस्टम है कहाँ पर है। तब तक पता चला लोगों ने घर जमाव कर दिया, राकेश टिकैत आ गए, वो टिकैत हो गए, अब मोदी ने कहा हमने तो गलत कानून बना दिया था। हाँ, तो फिर उन्होंने आए कि बोले हम इस कानून को वापस लेते हैं। इससे ये कि यील्डिंग पैटर्न है, अचानक सीधा इम्पैक्ट जनता पे नहीं जाता है कि आज बना कल नहीं लागू हो गया, कि पता चला उनको लाल टी-शर्ट पता नहीं निकले, तुम घर से निकले वहाँ तलवार थी कट गया सर, वैसा नहीं होगा। यहाँ कानून बनने के बाद लागू होने में भी 2.5 महीना लगता है। तो जनता का अगर असंतोष है तो क्या उसके रिपरकशंस गवर्नमेंट तक पहुँच जाएंगे, और गवर्नमेंट तक पहुँच जाएंगे तो गवर्नमेंट को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, वो कानून वापस ले लेगी, और फिर उसके बाद क्योंकि उसे फिर से जीतना है ना, और जनता भी उदार है, वो जानती है कि भाई हमारा सम्मान रखा, हम माफ़ कर देती है। बात समझ में आ गई कि नहीं। उसके पास जो भी ऑप्शन है उसमें वो सोचती है यही सरकार ईमानदार है, वापस ले लेती है हमारे कहने पर। तो क्या है, इस सबको पावर दी गई है वेरियस ऑर्गन्स को। वो तुम्हारे गर्दन पे IPS के नहीं बोल सकता कि कल ही पास कराओ, उसकी अपनी पावर्स है, वो कराएगा 1.5 महीने में। सर अगर सर किसी ने कर दिए, हैं सर किसी ने ऐसे कर दिए तो ऐसे यानी मतलब गरुड़ रख के छोड़ देंगे, वो सब फिर जुडिशरी भी अपना समय लेती है। ऐसा नहीं कि तुमने सब दे दिया, वहाँ पर FIR दर्ज कर दिया, पेपर दे दिए, तो अदालत भी समझ लेगी हाँ अभी इसको सजा देंगे, 2 महीने, साल, 10 साल भी ले लेती है। तो सबकी अपनी पावर्स है कि नहीं है। सर अभी सर एक केस चला था 11 साल तक, तो ऐसे हो जाता है। आई लाइक टू बी नाउ नेक्स्ट इज ऑल डिस्प्यूट्स आर टू बी रिजॉल्व किस मैनर में, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। इससे हाथापाई की नौबत नहीं आती ना। आज जैसा तुम यहाँ डिबेट देखते हो टीवी पे, मौलाना के बीच में, धर्म गुरुओं के बीच में, ऐसे बहुत होते हैं कि नहीं, ऐसा किसी देश में हो नहीं सकता। यहाँ लोग इतने ओपन माइंडेड हैं कि वहाँ डिबेट हो सकती है, लेकिन दूसरे देश में क्या सोचते हैं ऐसे हो पाती होगी। वहाँ तो जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो टीवी वालों को उठा ले देंगे, जला देंगे टीवी स्टेशन। ये मतलब यहाँ ये डिबेट हो जाती कि तुम ऐसा कह रहे हो मौलाना, तुम धर्मगुरु ऐसा कह रहे हो, खबरदार हो जाओ, ये हो जाओ, नहीं होते हैं तू मैं होती रहती डिबेट, ज़्यादातर चैनल में होती रहती। लेकिन कोई दूसरे कंट्री में इतनी धार्मिक स्वतंत्रता है ही नहीं, वहाँ कट्टरता ज़्यादा। यहाँ UCC पे कितनी डिबेट आजकल चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, तो डिबेट हो पा रही क्योंकि लोगों को आज़ादी है ना सुनने की, सोचने की। लोग एक दूसरे की बातों को सुनते हैं ना, तभी तो वो सुन रहे हैं। तो इस तरीके से जितने भी डिस्प्यूट होंगे, अगर UCC के आने के बाद भी होगा तो भी बहस चलती रहेगी और धीरे धीरे वो और अच्छा होगा। तो डेमोक्रेसी अच्छी है कि नहीं। डिस्प्यूट्स का मतलब जितने भी झगड़े हैं वो तुम सड़क पे नहीं सुलझाओगे। अगर तुमने सड़क पे सुलझाया तो दोनों को जेल भेजेगी पुलिस, चल दोनों जाओ जेल। तुमने सड़क पे कैसे सुलझा लिया, जुडिशरी पे जाते, अदालत सुलझाती है ना।
लाठियों से नहीं सुलझते हैं। ऑल डिस्प्यूट्स आर टू बी रिजॉल्व, उनका हल कैसे होना चाहिए? टू बी रिजॉल्व इन विच मैनर? कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। और कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर क्या है? जुडिशरी। इतनी बात समझ में आ गई? वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ अब जरा देखें, ये तो इनके टीचर ने लिखाया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है, बट लेट अस सी ए सिंपल आंसर ऑफ दिस कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। ये तो आपको समझ में आ गया ना, बट एक 2-3 लाइन का भी आंसर बन सकता है। सर हमारे सर ने मार्क कराया है। कराया? चलिए यशपाल सर ने करवाया था हमें भी, तो यशपाल सर ने कराया। तो हमारा बहुत बड़ा है। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? चलो दूसरा लिखो, दिखाइए कहाँ पे है। सर यहाँ पॉइंट में लिखा है सर, द कॉन्स्टिट्यूशन ये समझ में आ गया? बता दें। चलो तो इनकी बुक में है, वही हम दिखा देते हैं। पहली चीज है कि बिल्कुल यही बात है। सो इट, पहला पॉइंट क्या है? इट जनरेट्स ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। बोलो जनरेट करता है कि नहीं? हम संविधान से चल रहे, तुम अपनी पावर देख लेना, हम अपने रूल देख लेंगे, और दोनों उसी कॉन्स्टिट्यूशन से बने। तुम्हारे पास पावर है और हम रूल से बने, तो दोनों के बीच एक भरोसा बढ़ता है कि हम एक ही नियम को पालन करें। तो किसके किसके बीच? जनरेट्स ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। इट जनरेट्स ट्रस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो भरोसा बढ़ेगा, और नहीं तो पता नहीं तुम्हारे मन में कौन कौन से कानून, हमें कब तुम गले में फंदा बांध दो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हमें मालूम है, हम कहेंगे कैसे पकड़ लिए हमको, हम तो नहीं कहीं चोरी वोरी के थे, तुम क्यों पकड़ लिए? तो हम कहेंगे तो फिर तुमने हमें पकड़ लिया, अब चलो अदालत, खींच के ले जाएंगे। सर आप बोलेंगे सबूत दो। हाँ सबूत दो। तो किसके किसके बीच ट्रस्ट होता है? ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन। तो एक लेडी को बैठा कर रखा था उन्होंने थाने, बोले 6 बजे के बाद नहीं बैठा सकते, 6 बज गया मैं उठ के जा रही हूँ, कुछ करना है कर लो, ये इसका आईपीसी का नियम है, पढ़ो। उठ के चली गई चुपचाप। भाई जिसको मालूम है, और नहीं तो यूट्यूब में देखो कि क्या क्या है। सर मैं देख सर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो करें सब्सक्राइब इस तरीके से। और इससे क्या होता है कि इट गिव्स आइडियल्स। ये देखो दूसरी चीज भी क्या दी है इसमें, बाय विच सिटीजन्स आर इंस्पायर्ड। कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा तो सभी सिटीजन क्या कहेंगे, भाई हमारे यहाँ तो सबके लिए समान कानून है। जिसमें हम वोट की लाइन में लगे थे, हमारे पीछे प्रधानमंत्री लगे थे, हमने जब वोट डाला तभी उन्हें मिला वोट डालने, तो सब एक वन हुए कि नहीं? तो इट गिव्स आइडियल, इसमें वो आदर्श लिखे रहते हैं जिससे कि हम सब क्या होते हैं, प्रेरणा लेते रहते हैं। बाय विच वी आर इंस्पायर्ड, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती रहती, नहीं बाय विच वी गेट इंस्पायर्ड। तो इसलिए भी हमें संविधान की जरूरत है। ऐसा संविधान हो जाए श्रीलंका जैसा कि न तुम्हें नौकरी मिलेगी न भाषा मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, तो कोई इंस्पायर होगा? तो संविधान भी तो ठीक होना चाहिए। तो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट डिफाइंस पॉलिटिकल नेचर ऑफ कंट्री। अब ये बताता है कि पॉलिटिकल नेचर ऑफ कंट्री को बताता है कि हमारे यहाँ का नेचर क्या है। ये आप लोगों को पता भी होगा कि 1976 में इंदिरा गांधी ने संपत्ति का अधिकार छीन लिया था, फिर उनकी सरकार ऐसी बुरी तरीके से गिरी कि फिर वो वापस करना पड़ा। तुम किसी की संपत्ति ले लोगे क्या? उन्होंने लोगों की संपत्ति कब्जे में कर ली थी। तुम्हारे पास बड़ी जमीन है, आधी दो हमको, ऐसे करना पड़ेगा। तो फिर लोगों ने आपको हरा दिया, इमरजेंसी लाई थी 75 में, 76 में राइट ऑफ प्रॉपर्टी भी ड्रॉप कर, तो फिर लोगों ने हराया, फिर वापस लोगों ने अपना अधिकार पा लिया।
तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल नेचर ऑफ कंट्री, ये पता चलता है कि हमारे यहाँ देख लो आप लोग, आपको मालूम है सोशलिज्म क्या होता है? सोशलिज्म का मतलब है समाजवाद। समाजवाद, जितनी जीडीपी है ये रशिया में है। सोशलिज्म का क्या मतलब है कि सबको बराबर बराबर बटे, तुम काम करो न करो, सोए रहो उठे रहो, कुछ भी करो, सर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कुछ जरूरत नहीं वहाँ कुछ भी। वहाँ बिल्कुल, वहाँ के सरकार भी करप्ट है, नागरिक भी करप्ट है। पुतिन ने एक बार बोल दिया कि तुमने मुझे 10 साल के लिए चुना है, अब मैं 26 साल तक राजा रहूंगा जब तक मर नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा ओके, हमको तो फ्री में मिल रहा, तुम भी राजा बनो। मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं है, लोगों में पॉलिटिकल विल ही नहीं है, क्योंकि पापा कैसे बोलेंगे? कुछ भी उन्हें लेना देना नहीं, उनमें जागरण ही नहीं हुआ कभी। तो आप समझिए ना सोशलिज्म क्या है। और दूसरा देखो कम्युनिज्म क्या है। कम्युनिस्ट पार्टी सुनी है, हंसी हथौड़ा और सितारा। कम्युनिस्टवाद क्या कहता है कि जो श्रमिक हैं वो जाएं और अपने मालिकों का घर लूट लें और अपना घर भाग। ये चाइना में इट गिव्स पावर। ये मार्क्स लेनिन ने बताया कि ऑल पुअरर्स हैव ए राइट टू गो एंड लूट द कंट्री, लूट ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ जो भी सामंत हैं और जो भी लैंडलॉर्ड्स हैं, सबका घर लूट लो। ये कहाँ पे बताओ? हमारे यहाँ कहाँ पे था? केरला में और बंगाल में। बंगाल में तुम्हें मालूम है 1 लाख की कार बनी थी नैनो। एक पहले कार नहीं है कि 1 लाख की टाटा ने निकाली थी, टाटा नैनो। सर जो सेफ होता है जो बाइक में रहते हैं, ऐसे बहुत हल्की फुल्की कार थी, डक करती थी। हाँ, तो उन्होंने बंगाल में लगाई। अब बंगाल में टाटा ने लगाई और उसमें 1600 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। और वहाँ के जो वहाँ कम्युनिस्टवाद है, बंगाल में क्या है? कम्युनिस्टवाद है। वहाँ तुम रखोगे कि अपने घर पुताई करना है, वो धीरे धीरे कहेंगे हम कर रहे हैं बाबू, उनको पैसे देना, हम अपने मन से कहते हैं हटो हटो, मालिक को भी नहीं कुछ समझते। और उन्होंने सारे लोगों को जो कर्मचारी रखे वो पूरा लूट के ले गए, नैनो बंद हो गई। फिर वो बेचारे गुजरात आ गए, बोले यहाँ बंगाल में नहीं लगाना, यहाँ तो कम्युनिस्टवाद है। कम्युनिस्ट का क्या मतलब है? सारे कर्मचारी पूरा खा जाएंगे, तो जब खाई जाओगे तो तुम्हारे वहाँ बचेगा क्या? तुम्हारी फैक्ट्री में कुछ नहीं। तो ये अच्छा है कि ये अच्छा है कि दोनों ही नहीं अच्छे हैं? दोनों ही बेकार है। कम्युनिस्टवाद है ये। और तीसरा और क्या है? फासिज्म। फ्रांस में था। ये देखो फासिज्म, ये चीज क्या होता है कि एक व्यक्ति का शासन। ये है दैट इज किसका? एक व्यक्ति का। एक व्यक्ति का शासन। ये नॉर्थ कोरिया में। सर किम जोंग उन। सर मोटा। फासिज्म समझ गए? फासिज्म का क्या मतलब है कि दैट इज रूल ऑफ 1 पर्सन। रूल ऑफ एक इंसान। 1 पर्सन। अच्छा, इसके बाद क्या है? डेमोक्रेसी। इंडिया में डेमोस का मतलब है पब्लिक, तो उन्हीं का क्रेसी, पब्लिक का राज्य। तो इसका मतलब है कि दैट इज रूल ऑफ पीपल। वो कहाँ पे है? आइडियली इंडिया में। समझ में आ गई? थियोक्रेसी का क्या मतलब है? सॉरी सर। थियोक्रेसी, जैसे अभी इन्होंने पूछा, तो थियोक्रेसी क्यों इन्होंने पूछा? इन्होंने पूछा क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोग देवताओं के द्वारा गवर्न होते हो या पोप के द्वारा? तो हाँ, रोम में ऐसा होता है। पोप जो कह दे, या ऐसा कभी कभी खलीफा, मुस्लिम वर्ल्ड में खलीफा हुआ करता था, वो जो कह देता था उसी की बात मानते, वो भगवान के नाम पे कहता था, अल्लाह के नाम। तो समझ, थियोक्रेसी का मतलब किसका? किसका शासन? ईश्वर का शासन। ईश्वर को बहुत ज्यादा मानने वाले लोग हो। तो वो बना सकते हैं अगर पंडित ऐसा करते हो, लेकिन लोग ज्यादा जागृत थे, कभी उन्होंने ऐसा माना ही नहीं पंडित के अधिकारों को। मतलब लोग अज्ञानी हो तब थियोक्रेसी चलती है। और अगर बहुत पढ़े लिखे होंगे तो कोई मानेगा किसी को, बोलेगा हम अपना कनेक्शन सीधा कर लेंगे, तुम बीच में कहाँ आ रहे हो, हटो किनारे। तो वो क्या है? ईश्वरवाद। और ऐसे क्या होता है, जैसे अब यहाँ पर तीसरी चीज क्या है? एरिस्टोक्रेसी क्या है? एरिस्टोक्रेट्स का मतलब समझते हो? जो राजा के और नोबल्स हैं, अधिकारी नहीं होते, दरबारी,
एरिस्टोक्रेट्स अमीर लोगों का शासन। किसका शासन? अमीर लोग बहुत हों और उनके पास खूब पैसा हो, वो लोगों को कहे लो 500-500 रुपये लो, वहाँ पत्थर बरसा के चलो सबको मारो, वहाँ लोग आए वो तुमसे पत्थर बरसवाएं, कल तुमसे ऐसा चलता था, अंबानी रूल कर सकते थे, लेकिन ऐसा कश्मीर में हुआ तभी नोटबंदी करनी पड़ी। वहाँ पर जिनके पास बहुत पैसा था नकली छप छप के आता था पाकिस्तान से, वो उनको पैसा दे करके पत्थर बरसवाते थे पुलिस में। पुलिस आ रही जब पत्थर बरसाओ 500 रुपये मिलेंगे शाम को, तो पत्थर बरसाते थे, शाम को 500 की कमाई जाती थी, चिकन मटन खाते। तो दैट इज एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या है बताओ? अमीरों का शासन। ऐसा कहाँ पे होता है आप समझ सकते हैं? पाकिस्तान में हो सकता है। और ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? जैसे तुम चले गए साहब मेरा एक खाता अकाउंट खोलो, कल जाना, ये कहाँ आ जाते तुम लोग, यहाँ अकाउंट खुलाने बैंक में आ गए, चलो हम सरकारी आदमी हैं, हम 10 दिन दौड़ाएंगे तब खाता खोलेंगे। इसको कहते हैं नौकरशाही। एक बार जो सरकारी आदमी बन गया ना, वो इतना दौड़ाए तुमको कि तुम तंग आ जाओ, तुम बोलो मैं खाता ही नहीं खुलवाना। इस चीज़ को क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। समझ में आ गई बात? इसको कहते हैं नौकरशाही। नौकरशाही, ये बात हो गई। और इसी तरीके से और भी है, फासिज्म है, रेसिज्म भी आता है। जैसे उसने कहा कि सिर्फ ब्लू आइड जर्मन, हिटलर ने कहा वही जिंदा रहेंगे, बाकी देखो किसकी नीली आंखें नहीं, सबका गर्दन काट दो। ज्यूस को मरवा दिया, हिप्पोस को मरवा दिया, इंडियंस को मरवा दिया। ऐसा भी है कि सिर्फ नीली आंखों वाले जर्मन ही श्रेष्ठ हैं, बाकी सबको मरने का अधिकार है। और उनको मारने के लिए गोली भी नहीं खर्च की जाएगी, सबको एक साथ रख के करंट में मारा जाएगा। 2 रुपए की गोली हमारी इतनी महंगी नहीं है। तो हिटलर ने 60 लाख ज्यूस को ही अकेले मार दिया। तो आप समझ गए ना कि किस किस तरीके के शासन चले हैं। तो हमारे यहाँ कौन सा शासन है बताइए? तो इट डिफाइंस पॉलिटिकल नेचर। अगर हमारी संविधान पढ़ोगे तो क्या इसमें पता चल रहा है? गवर्नमेंट बाय द पीपल हमने बनाई है, फॉर द पीपल। ठीक है, हमारे द्वारा बनाई गई है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, हमारे लिए। गवर्नमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ऐसा डेमोक्रेसी में होता है। आगे देखिए, डिफाइन द नेचर ऑफ। तो इतने ही 3 पॉइंट। क्वेश्चन संडे वाले टेस्ट में भी आएंगे, ये क्वेश्चन संडे वाले टेस्ट में भी आएंगे। जो भी इस वीक पढ़ रहे हैं वो तैयार करिए। ये लो, एक इसकी बुक है, वो नेपल्स वाला कौन सा? सर मेरी नोटबुक आप वो बता सर, इसको एक दिन और चलाएंगे। इसकी इतना